ओके, तो गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग वी विल कंटिन्यू आवर टॉपिक एंड विल सी द वेरिएशन ऑफ जी ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ और विथ लैटिट्यूड। ओके, यस ऋषि, कैन यू प्लीज कीप क्वाइट? ओके, सो वी विल सी दैट वेरिएशन ऑफ जी ड्यू टू rotation of earth, variation of g due to rotation of earth or with latitude, Is it visible in screen or looking small? Visible? Okay, so we will see that if earth is rotating, what may be the influence on gravity due to the rotation. Okay, so let us draw a earth first. So this is our earth having mass m, okay, so this is our equator whose radius is r. So we can consider one point P where any object is kept whose mass is m. So this is the point P. Okay, suppose we can consider here one country is situated. Understand? So when this earth will rotate about its axis, it will happen that each and every country will also rotate. Okay, and whenever there is a rotation, there is one force will be generated. That force is called the centrifugal force. Understand? I have already told you about the centrifugal force. What is centrifugal force? Like, there are many satellites which are revolving around the earth, and on that satellite there is a force of attraction of earth, that is called the gravitational force, is acting on that satellite. Understand? But that satellite is not being fallen on the surface of earth because it's rotating around the earth, and because of its rotation it's generating the centrifugal force, which is just opposite to the centripetal force. Okay, and because of that velocity, that the centrifugal force will be able to balance the centripetal force. ठीक है, तो हमेशा रोटेशन के कारण जो वेलोसिटी जनरेट होता है वो कौन सा वेलोसिटी होता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, है ना। और वेलोसिटी जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है हमेशा सेंट्रीपिटल फोर्स को क्या कर देता है? ओवरकम कर देता है। ठीक है, तो सपोज वन कंट्री वी कैन कंसिडर हियर, सपोज नॉर्वे इज देयर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि अगर यहाँ पर कोई कंट्री सिचुएटेड है इक्वेटर पे, है ना, जैसे कि इंडिया इज वेरी क्लोज टू इक्वेटर, है ना, वेरी क्लोज टू इक्वेटर। तो जैसे मान लो कि यहाँ पर इंडिया है, सपोज यहाँ पर मैं इंडिया बना लेता हूँ। ठीक है, इस टाइप से कुछ इंडिया है ना। तो ये जब घूमेगा, है ना, ये जब घूमेगा तो ये बड़े वाले सर्कल में घूमेगा, समझ रहे हो? एवरी कंट्री आर सिचुएटेड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, तो यहाँ पर जो कंट्री है वो जब घूमेगा तो कैसे घूमेगा? इस टाइप से कुछ ऐसा घूमेगा, इस टाइप से कुछ ऐसा घूमेगा। ठीक है, सो दिस विल फॉलो द radius of this circle. Understand? Okay, the country which are situated here, that will follow the circle of, that is follow the radius of this circle. Understanding? है ना। मतलब टेनिस बॉल में ले लो, एक टेनिस बॉल ले लो। टेनिस बॉल में आप लोग इक्वेटर की लाइन के पास में एक छोटा सा पॉइंट ले लो और जस्ट कोई पॉइंट ले लो ऊपर की तरफ, या फुटबॉल में, है ना। तो 2 पॉइंट्स आपने ले लिए, सपोज 2 पॉइंट पे आपने पॉइंट कर दिया, है ना। तो क्या होगा कि जो इक्वेटर के पास वाला है वो अपने सर्कल में घूमेगा, अपने सर्कल में। ऐसा तो नहीं होगा कि इक्वेटर में हमने कोई पॉइंट रखा है वो पोलर वाले सर्कल में घूमेगा, ऐसा नहीं होगा ना, है ना। तो सर्कल्स जो स्फीयर होते हैं उसमें भी डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं। क्या होते हैं? डिफरेंट पॉइंट। सपोज यहाँ पर इंडिया है तो ये बड़ा वाले सर्कल में घूमेगा, क्योंकि
अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर कोई कंट्री है तो इस वाले सर्कल में रोटेट करेगा, ठीक है। सो व्हाट विल हैपन, बिकॉज सपोज द नॉर्वे इज सिचुएटेड हियर, it will move around this circle. So here we can take okay, so this Norway will move into the this circle which will be slightly smaller than the this circle, ठीक है ना। कोई भी पॉइंट हम लोग लेंगे सर्कल में तो डिफरेंट डिफरेंट, जैसे अलग अलग कंट्री है, ऑस्ट्रेलिया है, नॉर्वे है, इंडिया है, तो सब अपने अपने सर्कल में घूम रहे हैं, क्योंकि कोई इक्वेटर पे सिचुएटेड है, कोई नॉर्थ पोल के पास सिचुएटेड है, कोई साउथ पोल के पास सिचुएटेड है, तो अपना रेडियस लेके घूम रहे हैं, ठीक है। इज दिस ओके? ओके, सो सपोज द रेडियस फ्रॉम हियर टू हियर दिस सर्कल इज r, ओके, and since we are considering the latitude, so we will take some angle here, lambda or theta, we can take any angle, somewhere it is used like lambda, somewhere it is alpha, or somewhere it is theta, okay. So I am taking, let us take theta, okay. So what will happen, due to, let us add these 2 points, ठीक है। So due to alternate interior angle, this angle will also be theta, this angle will also be theta, and due to its rotation this side one centrifugal force will be acting, centrifugal force. So this is centrifugal force, centrifugal force. This centrifugal force will be equivalent to what, centripetal force, किसके बराबर हो जाएगा, centripetal force, और जो सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, है ना, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, mv² अपॉन r, mv² अपॉन r। तो इसको क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, mr ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। इसको ऑलरेडी मैंने डेरिवेशन करा दिया है कि कैसे सेंट्रीपिटल फोर्स को ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किसके बराबर हो जाएगा, सेंट्रीपिटल के बराबर। The value of centrifugal force will be mr omega square, okay. Suppose I will extend this line to this side, okay. अगर मैं एक्सटेंड करता हूँ तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, थीटा। ये हमारा क्या है, mr ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। सो नाउ, ठीक है, ये वाला कितना हो जाएगा, देखिए ये वाला कितना हो जाएगा, ये वाला कितना हो जाएगा, देखिए हम लोग कोई भी, ये सपोज हमारा रिजल्टेंट है, क्या है, रिजल्टेंट है, यहाँ पर थीटा एंगल बना है, तो क्या होता है, ये वाला कितना होता है, r cos थीटा, और ये क्या होता है, r sin थीटा, ठीक है। तो अगर इसी को मैं थोड़ा ऐसा रोटेट कर दूं, क्या कर दूं, रोटेट, तो ये कुछ इस टाइप से है, इसको मैं क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा हूँ, तो क्या हो गया, ये आपका r हो गया, है ना, ये आपका r, और ये आपके इन दोनों के बीच 90 डिग्री, 90 डिग्री किन दोनों के बीच रहता है, इन दोनों एंगल्स के बीच। तो यहाँ पर आपको 90 डिग्री दिख रहा है, 90 डिग्री है ये। तो ये r को मैंने थोड़ा सा रोटेट कर दिया है, तो थीटा कहाँ पर आ गया है, सॉरी, थीटा आपका यहाँ पे था, थीटा आपका, यस, इस केस में क्या है कि थीटा जो है हमारा, जो रिजल्टेंट लाइन है उससे ऊपर है, तो थीटा कहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है। तो उसके कारण से ये वाला क्या हो जाएगा, mr ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा, और ये वाला क्या हो जाएगा, mr ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है। तो हमारे केस में अभी थीटा कहाँ पे था, यहाँ पे, तो ये वाला क्या हो जाएगा, r साइन थीटा, और ये वाला क्या हो जाएगा, r कॉस थीटा, ठीक है। इसको जस्ट रोटेट कर दिया, तो इसके 90 डिग्री में क्या बनेगा, एक दूसरा फोर्स बनेगा, mr ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, अब देखिए इस पॉइंट पे नेट ग्रेविटेशनल फोर्स कितना पड़ रहा होगा, इस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा किधर की तरफ लगता है, टुवर्ड्स द सेंटर। इस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लगेगा, टुवर्ड्स द सेंटर, और ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू कितनी होती है,
F इज इक्वल टू mg, है ना। F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, mg, ठीक है, mg ये हो गया हमारा। तो इस पॉइंट पे कितना फोर्स लग रहा है, अर्थ के सेंटर की तरफ mg लग रहा है, क्या लग रहा है, mg। सो फ्रॉम हियर वी कैन राइट F net is equal to, net means it is the difference of two forces. So F net is, one force is acting towards this side, one force is acting towards this side, ठीक है। So this you can write mr omega square cos theta, okay। So the net force will be the difference of these two forces. So this will be mg minus mr omega square cos theta, and upon yes, this is the mg, okay। So mg, okay, yes, okay। So mg is equal to, F is equal to, here F is equal to what, mg, F is equal to mg। So from here we can write g is equal to what, F by m, because here we are trying to determine the value of g, not the value of F, okay। So we will write the g in terms of F, okay। So F, so here g will be equivalent to mg minus mr omega square cos theta upon m, okay। So from here we can write g is equal to, from both these terms m will be common, so m will be cancelled, so m will be cancelled, okay, because we will take the common m। So g minus r omega square cos theta, okay। So let us, in order to differentiate, we will take this one as a g dash, what we will take, g dash, okay। So this is the equation of g dash. Now here we don't want to keep this equation in the form of small r, we want to keep this one in the form of capital R, because we are dealing all these variations, analysis and research keeping in mind the value of capital R, okay, because we don't know the value of small r, but we know the value of capital R, okay। So what can be, which relation can be made into capital and small r, okay। So from here what we can write, this is theta angle, so if this is r, this will also be r, this will be also a radius, this is center, so the distance from center to any point on the circle is a radius, so this is radius, so this will also be a radius। So which relation we can make, cos theta is equal to base upon hypotenuse, so this is the theta, the opposite angle is the perpendicular, opposite angle is perpendicular, so this will be the base upon hypotenuse, okay। So r upon r, so from here we can write r is equal to r cos theta, so let us put the value of r in this equation। So g dash is equal to g minus r cos theta into omega square cos theta, okay। So g dash will be equivalent to g minus r omega square cos square theta, so this is the required equation for the value of g। Now you can check the apparent value of g dash, this is the real value of g, this is the real value, this is the apparent means not real। For some time, जैसे कि मैंने बताया था कि लिफ्ट में ऊपर जाते समय आपका वेट बढ़ जाता है, एक्चुअली में बढ़ता नहीं है, इट सीम्स लाइक दैट योर वेट हैज इंक्रीज्ड, while you are going coming downwards in the lift, the weight has decreased, we derived, but will it actually increased? No, it will apparently decreased, मतलब ऐसा फील होगा कि आपका डिक्रीज हो गया है या इंक्रीज हो गया है, लेकिन एक्चुअल में नहीं होगा, तो उसको क्या बोलते हैं, अपेरेंट वैल्यू, क्या बोलते हैं, अपेरेंट वैल्यू। तो दिस जी डैश इज कॉल्ड द अपेरेंट वैल्यू ऑफ जी, है ना। और अपेरेंट वैल्यू ऑफ जी क्या हो जाएगा, जी से कुछ वैल्यू क्या होगा, माइनस हो जाएगा, कुछ वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस। सो द अपेरेंट
apparent value of G dash will slightly decreased from original value. Okay, so is this diagram is clear to you? Okay, so here we have to apply the concept of centrifugal force. Okay, then with that centrifugal force we will take G dash equation is equal to F by M, and this F is not the total value of F, this is always the net value of F. Okay, have you drawn this diagram? Yes. Can I erase this diagram? Okay, now we will see some special cases. Okay, so I am erasing this diagram. So what is this special case? Suppose the object is at equator. So at that time the value of theta will be 0. So at equator, special case 1. Okay, so at equator value of theta is equal to 0 degree. So this is G dash will be equivalent to G minus R omega square, because cos square theta will be 1. So G dash, the value of G dash is equal to G minus R omega square. Okay, special case 2. At pole value of theta is equal to 90 degree. So cos square theta is equal to 0. So G dash is equal to G minus R omega square into 0. So this will be G dash will be equivalent to G minus 0. So G dash will be equivalent to G. Okay, so even due to rotation of Earth or latitude of Earth, the value of G is maximum at pole and it is minimum at equator. So from here what conclusion we can write? So note, the value of G is minimum at equator and maximum at pole. It means that the lowest value even on the earth surface, place to place, the value of G will be varying. How it will be varying? At position of equator it will have minimum value, and while you go from equator to pole, its value will be slightly increasing, and at the pole its value will be maximum. Now you can see G value is constant. R value is what? Constant. Okay, what is this? Omega, angular velocity. What? Angular velocity. So the value of G dash, means apparent value of G dash, is depending completely on the angular velocity, due to the angular velocity. Getting my point? Understand? So the topic is variation of G due to rotation of Earth. Rotation means it is depending on the angular velocity also. If the value of angular velocity will be increasing, so overall this value will increase and this overall value will decrease.
Understanding? So how it is depending on the rotation of earth? Did you get it? Okay. So these are the some special cases. Now we will see some numerical related to this. Okay. So can you draw a difference between the value of G at equator and at pole? So what will be the difference? So the difference of G at equator and pole. Okay. The difference इन टू वैल्यूज, ठीक है। तो हम लोग किसका डिफरेंस ले रहे हैं? जी की वैल्यू जितनी इक्वेटर पे थी और जी की वैल्यू जितने पोल पे थी। तो पोल पे ये था और यहाँ पे था, दोनों का डिफरेंस लेंगे तो कितना आ जाएगा? देखिए इसको मैं मान लेता हूँ, इक्वेटर को मैं क्या ले लिया हूँ? जी ले लिया हूँ, इसको क्या ले लिया हूँ? पी, है ना। तो हम लोग बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे तो जी पी माइनस जी ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? जी माइनस जी प्लस और ओमेगा स्क्वायर। सो दिस विल बी कैंसल्ड। सो जी पी माइनस जी ई इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर, So again the difference is coming, the difference at the two position is coming because of the angular velocity, because r term is a constant term, कि r की वैल्यू पोल पर भी r रहेगी, किसी और पर्टिकुलर पॉइंट पर भी r ही रहेगी, ठीक है। तो इट्स कमिंग बिकॉज ऑफ दिस वन। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं द डिफरेंस इन वैल्यू ऑफ टू इज पर्टिकुलरली डिपेंडिंग ऑन द स्क्वायर ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। You can note this one. I have not told earlier this point actually. Okay, so we will see the condition of weightlessness. What is the condition of weightlessness? So condition of weightlessness. Abhijit, are you understanding this? Okay, condition of weightlessness. So condition of weightlessness means the value of weight will be 0. So the formula for weight is equal to m into g. Mass can never be a 0. So 0, which quantity can be a 0? G. So m into g is equal to m into g. The value of g is 0, so this will be 0, है ना। तो g 0 होना चाहिए, वेट को 0 होने के लिए क्या 0 होना चाहिए? g। तो यहाँ पर इस वाले इक्वेशन में अगर देखते हैं, इसको अगर हम लोग इक्वेशन 1 देते हैं, सो इन इक्वेशन 1 what will happen? GA dash is equal to G, है ना। तो वेट को 0 होने के लिए क्या 0 होना चाहिए? G 0 होना चाहिए। और यहाँ पर ये वैल्यू GE की वैल्यू 0 होने के लिए क्या चाहिए? कि इसकी वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए? G के बराबर। तो G माइनस जी क्या हो जाएगा? 0। तो यहाँ पर हो जाएगा G माइनस जी विल बी 0। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं ये हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा? 0। सो वेट विल बी 0। तो यहाँ पर हम लोग का क्या होना चाहिए कि जो r ओमेगा स्क्वायर है, क्या है? r ओमेगा स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0 के बराबर। क्या होना चाहिए? 0 के बराबर। तो यहाँ से हम लोग ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या लिख सकते हैं? ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू g बाई r, और वी कैन राइट ओमेगा इज इक्वल टू g बाई r का रूट। ओके, so if the angular velocity will be equivalent to root of g by r, then it may be a real condition, it may not be a real condition. But if
suppose this satisfies this equation, omega is equal to root g by r, then the weight of the body will be 0, or that is called the condition of weightlessness. Called the condition of weightlessness. Please note this. So we can conclude this result for the value of g due to the rotation of earth. So at latitude what is the formula for this one? At latitude value of g is g dash is equal to g minus r omega square cos square lambda. So this is the first formula, okay, at latitude. Second, at equator what? Theta, sorry, this is theta. At equator, value of theta is equal to 0, cos square theta is equal to 1. So the g dash is equivalent to g minus r omega square. This is second formula, this is first formula, okay. At pose theta is equal to 90 degree. So cos square theta is equal to 1. Yeah, cos square 90 is equal to 1. So here, cos square 90 is equal to 0. So g dash is equal to g minus 0. So g dash is equal to 0. So fourth one, the difference of Gp minus Ge is equal to what? R omega square. So the difference in the value of G from E to P is proportional to omega square. Okay. Write one question. Calculate the imaginary angular velocity. Calculate the imaginary angular velocity of the earth. What we want to calculate? Angular velocity. नोट हो गया था ना ये वाला अभिजीत? Okay, you can note from your friends. Okay, so calculate the imaginary angular velocity of the earth for which effective acceleration due to gravity at the equator becomes 0. At the equator becomes 0. Full stop. In this condition, what will be the length of the day? In this condition, what will be the length of the day? Full stop. Take r is equal to 6400 kilometer and g is equal to 10 meter per second square. G is equal to 10 meter per second square. ठीक है, तो हम लोग को क्या कैलकुलेट करना है? क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आप लोग को समझ आएगा कि हम लोग को एंगुलर वेलोसिटी कैलकुलेट करना है. क्या करना है? एंगुलर वेलोसिटी, जिसके लिए जो है वो वेट क्या है? 0 हो जाए. कैलकुलेट द इमेजिनरी एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द अर्थ फॉर विच द इफेक्टिव एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द इक्वेटर बिकम 0. मतलब जी की वैल्यू क्या हो जा रही है? 0 हो जा रही है ना. तो इक्वेटर पर जी की वैल्यू कितनी होती है? जी ई इज इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, है ना. और यहीं से हम लोग देखे थे कि आर ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू अगर क्या हो जाए? जी हो जाए. ये भी अगर जी बन जाए तो जी माइनस जी कितना हो जाएगा? 0. तो यहाँ से हम लोगों ने ओमेगा की वैल्यू निकाली थी जी बाई आर, तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो गया?
G/r√, ये आया था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में G की वैल्यू कितनी दी हुई है 10 और R कितना दिया हुआ है 6400 किलोमीटर, है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा हम लोग की वैल्यू, हम लोग का वैल्यू कितना आ जाएगा, देखिए 10 अपॉन, इसको क्या कर सकते हैं 6.4 इंटू 10⁻3, ठीक है। तो 6.4, 10 को जब आप 6.4 से डिवाइड करोगे तो कितना आता है 1.25, कितना आ जाता है 1.25, अच्छा दिस इज मीटर, ऑलरेडी इन मीटर ना, okay, so we'll first convert this one, so this is in meter, so we'll convert this one also in meter. So in order to convert, we will multiply with 10⁻3, so this will be what 10 upon 6.4 into 10⁻6, ठीक है। 10 का पावर 3 यहाँ से लिया, 10 का पावर 3 यहाँ से लिया, ठीक। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 10 को अगर मैं 6.4 से डिवाइड करूंगा तो कितना आता है वैल्यू, देखो कितना आ रहा है वैल्यू, सो ठीक है। इसको आप लोग घर में कैलकुलेट करना। ओवरऑल जो वैल्यू आती है इसकी आती है 1.25 इंटू 10⁻³ रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड, ठीक है, रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। रेडियन क्यों लिखे हैं, वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकंड, लेकिन एंगुलर के लिए क्या लिखे हैं रेडियन पर सेकंड, ठीक है। इसको आप ये रूट की वैल्यू सॉल्व कर लेना, ठीक। तो अगर ओमेगा की वैल्यू कितनी हो गई 1.25 इंटू 10⁻³ हो गई, तो उस समय जी की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, और जी की वैल्यू 0 हो गई तो ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी, सॉरी वेट की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। अगर हम लोग एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू इतना अगर ऑब्टेन कर लेते हैं, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है या रियलिस्टिकली पॉसिबल नहीं है, अगर इतना ऑब्टेन कर लेते हैं, है ना, इसकी वैल्यू ओमेगा की, तो ओमेगा की वैल्यू इतनी ऑब्टेन कर लेंगे तो इस इक्वेटर पर जी की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो इक्वेटर पे जितने भी ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं उनका वेट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, उनका वेट क्या हो जाएगा 0, है ना। तो अब इसमें ये तो निकल गया, दूसरा क्या निकला है, what will be the length of the day, what will be the length of the day। तो लेंथ ऑफ द डे कैसे निकालेंगे, टाइम पीरियड से, किससे निकालेंगे टाइम पीरियड से, है ना। तो टाइम पीरियड लेंथ, है ना। तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस बाई टाइम होता है ना, डिस्टेंस बाई टाइम, यही होता है। तो एंगुलर रोटेशन करेगा तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, एक रोटेशन में 2 पाई, कितना करेगा 2 पाई अपॉन टी, और स्पीड को मैं एंगुलर में क्या बोलता हूँ ओमेगा। तो यहाँ से मैं लेंथ निकालना है, टाइम लेंथ निकालना है, क्या निकालना है टाइम लेंथ। तो टी इज इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई अपॉन ओमेगा, 2 पाई अपॉन ओमेगा। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3.14 अपॉन ओमेगा की वैल्यू कितनी निकली है 1.25 इंटू 10⁻³ तो ये हो जाएगा आपका 1.4 आर, ठीक है। तो अगर ऐसा हो कि वो एक दिन जो है हमारा, जो एक दिन है कितने आवर का हो 1.4 आवर का हो, मतलब 24 आवर का ना हो। अगर हमारा एक दिन जो है 1.4 आवर का हो, उसका कहने का मतलब क्या है, इनडायरेक्टली एंगुलर वेलोसिटी कितना हो जाएगा इतना 1.25 इंटू 10⁻³ और इतना जब हो जाएगा तो जी की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, और जो इक्वेटर के आसपास जितने कंट्री हैं उनका सबका वेट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज जस्ट इमेजिनरी वैल्यू, practically it is not possible, just in order to understand the situation we have done one numericals, okay, this is not practical cases, okay. So tomorrow we'll be doing the potential and potential energy of gravitational force, ठीक है, thank you।